This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ameen ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ही ज्वाइन करते हैं क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। जी बच्चे स्टार्ट कर दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे हम पढ़ चुके हुए हैं डिमांड का टॉपिक। आज से हमने स्टार्ट करना है सप्लाई का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे एक मिनट सिर्फ ठहरिएगा। This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चे आप सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? किसी बच्चे को कोई इश्यू तो नहीं है? जी आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. बच्चे हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना मार्केट से। हमने कहा था मार्केट में दो फोर्सेस होती है। फर्स्ट वन फोर्स होती है बायर की फोर्स एंड सेकंड वन फोर्स होती है सेलर की फोर्स। बायर की फोर्स एंड सेलर की फोर्स। जो बायर की फोर्स होती है उसको हम कहते हैं डिमांड। ठीक है छोड़। और सेलर की फोर्स को हम कहते हैं सप्लाई। ठीक हो गया बच्चे? तो बच्चे डिमांड का टॉपिक तो हम डिटेल पढ़ चुके हुए हैं। आज से अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई का टॉपिक। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लाई किसे कहते हैं? जी बच्चे, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स that seller
offer to sell at specific price and at a certain period of time. ठीक हो गया जी बच्चे? चीजों की वो तादाद जो सेलर मार्केट में फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए ऑफर करेगा, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, या हम जनरली वर्ड बोल देते हैं इसके लिए सिंपली सप्लाई। तो बच्चे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हमने समझा जी? बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स and services that seller offer to sell at specific price and at a certain period of time. बच्चे मुझे अभी अगेन मैसेज रिसीव हुआ है बच्चों के आवाज नहीं आ रही। आप सब लोगों को ये इश्यू फेस करना पड़ रहा है? ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। जी बच्चे, हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा सप्लाई का। अच्छा बच्चे, अब हम इससे आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। एग्जामिनर इसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। रिजर्व प्राइस किसे कहते हैं? बाजू का सेलर एक कम से कम प्राइस अपने माइंड में रख के बैठा हुआ है हर प्रोडक्ट के बदले में। वो कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को इससे कम कीमत पे नहीं बेचूंगा। वो कम से कम कीमत जिस पे वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एग्री करेगा, बट उससे बिलो पे वो डिनाई कर देगा, रिफ्यूज कर देगा, सॉरी टू से मैं इससे कम कीमत पे नहीं बेचूंगा मार्केट के अंदर। उस मिनिमम प्राइस को हम रिजर्व प्राइस बोलते हैं। इसे समटाइम रिजर्वेशन प्राइस भी कहते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? तो क्या है? द मिनिमम प्राइस कम से कम कीमत जिससे कम पे सेलर इनकार कर दे टू सेल द प्रोडक्ट को सेल करने से। ठीक है जी बच्चे? वो कम से कम कीमत जिससे बिलो पे सेलर इनकार कर देगा, रिफ्यूज कर देगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी। समटाइम होता है ना, हम मार्केट में जाते हैं, हम निगोशिएबल प्राइसेस होती है जिसमें हम निगोशिएशन करते हैं। समटाइम होता है कि वो सेलर हमें पहले ही कह देता है कि भाई फिक्स प्राइसेस है, निगोशिएबल प्राइसेस नहीं है। अब आप निगोशिएट नहीं कर सकते हो, वो तो बात ही सिचुएशन ही हो रहा है। उस केस में जो फिक्स प्राइस है वही रिजर्व प्राइस है, कि उससे कम पे तो वो बेचेगा ही नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं कम करो, वो कहेगा सॉरी आपने खरीदनी है खरीद ले, इससे कम पे मैं सेल नहीं करूंगा आपको। समटाइम ऐसा होता है निगोशिएबल प्राइसेस हो, उसने कह दिया, आपने लेट्स सपोज उससे पूछा कि भाई मोबाइल कितने का, उसने बताया आपको 20 रुपीज का है। 20,000 है ना, मैंने जस्ट लाइक इसको वर्ड 20 बोल दिया, 20,000 रुपीज का जी, 20,000 रुपीज का है। आप उसे कहते हो कि भी कम करके मुझे 15,000 रुपीज का सेल कर दो। वो कहता है आपने लेना है तो मैं आपको 16,000 रुपीज का पे कर दूंगा, बट 16,000 से कम पे मैं आपको सेल नहीं करूंगा। अब मुझे बताइएगा 16,000 से अगर हम कम करवाना चाहें तो क्या वो हमें ये प्रोडक्ट सेल करेगा, ये मोबाइल फोन सेल करेगा, या वो हमें इनकार कर देगा? ठीक हो गया? अब ये 15,000 रुपीज कौन सी प्राइस कहलाएगी? रिजर्व। जी बिल्कुल ठीक हो जी, बिल्कुल सही होगा। किसी बच्चे को
चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट, आपकी एक प्रोडक्ट है, आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हो सेल करने के लिए। आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केट में रिजर्व प्राइस फिक्स करनी है। उस रिजर्व प्राइस को फिक्स करने के लिए कुछ फैक्टर्स का ख्याल रखना होता है आपको। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला फैक्टर रिजर्व प्राइस को फिक्स करने के लिए इनकम। जिस एरिया में आपकी शॉप है उस एरिया के लोगों की इनकम कितनी है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है। अगर वो हाई इनकम पीपल है तो आप रिजर्व प्राइस ज्यादा रख दें। अगर वो लो इनकम पीपल हैं तो प्राइसेस आपको कम रखनी पड़ेंगी, रिजर्व प्राइसेस। तो ठीक हो गया जी बच्चे। अगर तो हाई इनकम तो फिर आपको रिजर्व प्राइस भी हाई फिक्स करनी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर लो इनकम पीपल है, पुअर पीपल है, तो फिर आपको रिजर्व प्राइस भी लो रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। ठीक हो गया जी बच्चे। कोई कंफ्यूजन मुझे बताइएगा। फर्स्ट पॉइंट में आपको समझा पाया हूं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चे, मेरी बात को दोबारा सुनिएगा। रिजर्व प्राइस को फिक्स करने के लिए कुछ फैक्टर्स का ख्याल रखना होता है सेलर को। वो कौन कौन से फैक्टर्स? सबसे पहला फैक्टर है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम बच्चे क्या? जिस एरिया में आपकी शॉप है, आप उस एरिया में देखो लोगों की आमदनी ज्यादा है। अगर तो आमदनी ज्यादा है तो फिर आपको रिजर्व प्राइस भी ज्यादा रखनी चाहिए। जैसे जौहर टाउन इलीट क्लास एरियाज होते हैं ना। अच्छा, जौहर टाउन हो गया, मॉडल टाउन हो गया, डीएचए है। अगर वहां पे आप ऑफर कर रहे हो तो वहां पे आपको प्राइसेस बचे हाई फिक्स करनी चाहिए, रिजर्व प्राइस हाई रखनी चाहिए। बट अगर पुअर पीपल अंदरून लाहौर या ऐसे एरिया में जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे गरीब गुरबा लोग रहते हैं, वहां पे आपको प्राइसेस कम फिक्स करनी चाहिए। जी बच्चे, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मैंने सप्लाई शुरू की है। सप्लाई में सबसे पहला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं रिजर्व प्राइस। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको तो पता ही है कि अब हमारा पेपर है ही एमसीक्यूज बेस्ड। तो हमें इन बातों को अंडरस्टैंड करना है। इनसे रेलिवेंट हमसे वो एमसीक्यूज पूछेगा। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन सीखी सप्लाई कहते किसे। तो सप्लाई की डेफिनेशन हमने क्या सीखी? हमने कहा सेलर जितनी क्वांटिटीज मार्केट में ऑफर करता है सेल करने के लिए एक खास कीमत पे, एक खास टाइम पे, उसे हम कहते हैं सप्लाई। फिर उसके बाद हमने अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया, रिजर्व प्राइस क्या होती है। सेलर अपनी प्रोडक्ट को एक खास कीमत से कम पे इनकार कर देता है कि मैंने नहीं बेचना। वो जो मिनिमम प्राइस जिस पे वो एग्री करता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को तो बेचूंगा, रजामंद भी है, लेकिन उससे कम पे बेचने के लिए वो तैयार नहीं है, इनकार कर देता है बायर को कि भाई सॉरी, मैंने आपको ये प्रोडक्ट नहीं सेल करनी है इस कीमत पे। अगर आपको खरीदनी है तो मुझे आपको इतने पैसे देने हैं। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की। मैंने कहा लेट्स सपोज मोबाइल फोन की प्राइस है, कंज्यूमर कह रहा है मुझे 15,000 रुपीज का दे दो। सेलर कह रहा है कि मिनिमम इसकी प्राइस मैं 16,000 रुपीज रिसीव करना चाह रहा हूं, अगर आपको खरीदना है तो 16,000 रुपए दे दो, इससे कम पे नहीं मैं बेचूंगा आपको। तो ये जो 16,000 मिनिमम वो ऑफर कर रहा है, ये प्राइस कहलाएगी रिजर्व प्राइस। उसके बाद बच्चे अगला कॉन्सेप्ट हमने ये डिस्कस किया कि रिजर्व प्राइस को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है कि वहां के लोगों की आमदनी कितनी है, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। अगर तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, अमीर उमरा लोग हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ज्यादा कीमत भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है। हाँ, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे कम है, उनके लिए रिजर्व प्राइस कम रखो, क्योंकि वो कम कीमत होगी तो खरीद पाएंगे।
अगर आपने ज्यादा कीमत रख दी, फिक्स कर दी, तो वो तो खरीद नहीं पाएंगे, तो आपका रेवेन्यू तो कम हो जाएगा। बात समझा पाए हो? तो पहला पॉइंट क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो रिजर्व प्राइस भी ज्यादा रखिएगा, और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो रिजर्व प्राइस को कम रखिएगा। तो बच्चे पहला पॉइंट आप मुझे बताइएगा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो, मेरे से पूछ सकता है बच्चा। क्लियर है सबको? जी बच्चे, जी Yes, नेक्स्ट sir. जज़ाकुमुल्लाह खैर। सेकंड वन पॉइंट, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा बच्चे, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप एक दुकानदार के पास गए, दुकानदार से जाके पूछा, दुकानदार भैया आपके पास कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी पड़ी हुई है? उन्होंने कहा नहीं, पेप्सी नहीं है। आपका अगला सवाल क्या होता है? क्या है आपके पास? कोका कोला है आपके पास। अच्छा बच्चे, आपके पास जूस पड़े हुए हैं, अब ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, अगर कोई एक अपनी रिजर्व प्राइस को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, अगर रिजर्व प्राइस को इंक्रीज कर दे, जैसे कि पेप्सी वाले अपनी प्राइसेस को बढ़ा दे, तो आप मुझे बताइएगा लोग क्या करेंगे? स्विच कर देंगे पेप्सी को कोका कोला के साथ। अब रिजर्व प्राइस में ये कॉन्सेप्ट क्या है? रिजर्व प्राइस में ये है कि अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मौजूद है, तो फिर अगर आपने रिजर्व प्राइस ज्यादा रखी तो लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देंगे, आपके कंपैटिटर की या आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को खरीदना बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक हो गया ना बच्चे? तो फिर क्या हुआ? क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो फिर आपको रिजर्व प्राइस कम रखनी चाहिए, और अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल तो फिर आपको रिजर्व प्राइस हाई रखनी चाहिए। ठीक हो गया जी बच्चे? चले, इसके लिए भी मैं आपकी मदद करता हूं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट और नेक्स्ट रिजर्व प्राइस। अब मुझे आपने जवाब देना है। मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहले हम कहते हैं जी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है, यस अवेलेबल है जी। दूसरी सिचुएशन है नहीं अवेलेबल। ये अब आपके सामने दो सिचुएशंस आ गई। मुझे बताइएगा फर्स्ट वन सिचुएशन में जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, रिजर्व प्राइस हाई होगी या लो होगी? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बताना है लो या बच्चे हाई। बताइएगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। अब आपको बात समझ में आ गई। आपको मार्केट में अपना रेवेन्यू, अपना टर्नओवर बढ़ाना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना है, तो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट भी सेल करने होंगे। अगर अब आपने फिक्स अपनी रिजर्व प्राइस ज्यादा फिक्स कर डाली तो लोग आपकी प्रोडक्ट को नहीं ज्यादा खरीद पाएंगे, तो इस सिचुएशन में आपको अपनी रिजर्व प्राइस लो रखनी चाहिए। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब सेकंड वन ऑप्शन है, अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल, तो अब रिजर्व प्राइस हाई रखें या फिक्स? लो, सॉरी, हाई फिक्स करें या लो फिक्स करें? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट थर्ड वन, ये तो आपको वैसे ही पता है, इसकी बताने की तो जरूरत ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी मुझे बताइए, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो रिजर्व प्राइस हाई होगी या लो होगी? बताएं। अगर आपको प्रोडक्ट बनाते हुए ज्यादा कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है तो रिजर्व प्राइस भी ज्यादा रखेंगे। शाबाश, High. आपने आप बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट। और अगर आपको बनाते हुए कॉस्ट कम लगानी पड़ रही है
तो आपकी प्रोडक्ट की रिजर्व प्राइस भी क्या होगी, लो होगी। लो। शाबाश, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। ये भी बच्चे बात समझ में आ गई? सर रिवाइज कर दे एक बार ये वाला थर्ड पॉइंट। जी बच्चे, थर्ड पॉइंट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? आप जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए आपको कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, वो कॉस्ट कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अगर मैन्युफैक्चर करते हुए आपको कॉस्ट ज्यादा इंकर करनी पड़ रही तो मुझे बताइएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगी तो अब आप प्रोडक्ट की रिजर्व प्राइस भी ज्यादा लेंगे या कम रखेंगे? हाई फिक्स करेंगे। शाबाश, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं जी बच्चे, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। अच्छा जी बच्चे, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करते हुए आपकी कॉस्ट कम लग रही, ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रही, आपकी कम कॉस्ट लग रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके प्राइसेस कम फिक्स करेंगे या हाई प्राइसेस फिक्स करेंगे? कम करेंगे। कम प्राइसेस फिक्स करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। किसी बच्चे को और कंफ्यूजन इस थर्ड पॉइंट में? अगला वाला पॉइंट भी बहुत ही सिंपल, टैक्सेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी बच्चे, प्रोडक्शन जो है वो रिजर्व प्राइस है, उससे कम ही होगी ना, रिजर्व प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमेशा। जी बच्चे, ये रिजर्व प्राइस बेसिकली हमारी सेल प्राइस है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिजर्व प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेल प्राइस भी बढ़ जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो सेल प्राइस भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, नॉर्मली ऐसा। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टैक्सेस का। अगर टैक्सेस बढ़ जाए, टैक्सेस के बढ़ने की वजह से या कोई लीगल इम्पोजिशन की वजह से हमारी रिजर्व प्राइसेस बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। और अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो रिजर्व प्राइस भी कम हो जाएगी। कम हो ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? इसके कुछ Yes, बाकी sir. पॉइंट्स वो मैं सप्लाई की जब अजम्पशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा तब बाकी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये रिजर्व प्राइस का बता दे दोबारा सर, नमाज पढ़ने गए हुए थे। आप रिकॉर्डिंग में नहीं सुन लेंगे, मैं आपके साथ अगर शेयर जी करूंगा। सर, ठीक है सर, वो सुन लेंगे। माइंड ना कीजिएगा, टाइम की सिर्फ शॉर्टेज की वजह से। अगर हमने क्यों नाराज नहीं होना सर, है सुन ले। तो नहीं सर, सुन लेंगे। चले, अल्लाह ताला आपको और इसने दे दुनिया और आखिरत में जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बच्चे, लॉ ऑफ सप्लाई का सर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, जी जी सर जो रिजर्व प्राइस होती है इसमें हमारी जो कॉस्ट आई होती है हमें प्रोडक्ट बनाने में, वो और हमारा मिनिमम प्रॉफिट ऐड होता है रिजर्व प्राइस में। देखें, प्राइसिंग मेथड जो है वो आप लोगों को अभी आपने पढ़ा नहीं है। प्राइसिंग मेथड के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में जाके। एक प्रोडक्ट की होती है कॉस्ट, इसमें ऐड किया जाएगा प्रॉफिट मार्जिन, देन बन जाएगी ये इसकी सेल प्राइस। लेट्स सपोज हम कहते हैं सिंपली 10 रुपए की कॉस्टिंग कर हुई, 2 रुपए हमें प्रॉफिट चाहिए, तो अब मुझे बताइएगा सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? 12 रुपए। अच्छा लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, अब हमें बनाते हुए ही 20 रुपए लग रहे हैं, हम कहते हैं कि अब हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ी, हम प्रॉफिट भी कम से कम 3 रुपए का चाहते हैं, मुझे बताइएगा इसकी प्राइस कितनी हमें रखनी पड़ेगी? अब बात समझ में आई है? तो क्या रिलेशनशिप हुआ? रिलेशनशिप ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से रिजर्व प्राइस
भी बढ़ गई। ये देखिए ना, ये आपके सामने है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है ना जी। बाकी मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह जब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ चैप्टर 5। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट। जी बच्चे। सर रिजर्व प्राइस इतनी कम हो सकती है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ना हो? बच्चे वो हो मिनिमम उतनी हो सकती है कि सिर्फ पोस्ट प्राइस हो? बिल्कुल हो सकती है। उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। उसके फैक्टर्स इस तरह से हैं कि एक दफा आईकैप एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। एग्जामिनर ने एक दफा कहा कि सम टाइम सेलर मजबूर हो जाता है कि वो मिनिमम प्राइस से कम पे भी या रिजर्व प्राइस से कम पे भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है, रजामंद हो जाता है। वो कौन सी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें सेलर रिजर्व प्राइस से कम पे भी एग्री कर जाता है, मैं अपनी प्रोडक्ट को बेच दूंगा। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं। आपने अमूमन बहुत देखा नेक आदमी होगा होगा। कि जो हॉकर्स होते हैं शाम के टाइम, जिनके पास पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, दिन में तो वो कीमत जरा ज्यादा चार्ज कर रहे थे, लेकिन रात के वक्त वो कम कीमत पे भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर ये सामान हम अपने घर लेके गए तो हमें सेव करने के लिए एडिशनल कॉस्ट चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट डे लेके आऊंगा तो अब ये सामान मेरा इस कीमत पे बिक ही नहीं सकेगा, मुझे महफूज करने के लिए भी एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो जाएगी। जिस जगह पे महफूज करूंगा उस जगह का रेंट देना पड़ेगा, वो स्टोरेज कॉस्ट कहलाती है। अगर ये चीजें जल्द खराब हो जाने वाली हैं तो मुझे कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे कैनिंग हो गया, या मुझे इस सामान की बहुत ही हिफाजत करनी पड़ेगी, तो वो खराब भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में वो इस चीज को बेहतर जानता है कि वो कम कीमत पे बेचने के लिए भी रजामंद हो जाए। बाजुकात ऐसा होता है कि दुकानदार बेचारा सारा दिन बैठा रहा, उसको पैसे ही नहीं मिले, कहीं से उसकी ज्यादा प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकी और उसको तो पैसों की जरूरत है। अब वो फाइनेंशियल लिक्विडिटी फेस कर रहा है। अब फाइनेंशियल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पैसों की जरूरत है। उन पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए वो बाज़ औक़ात कम कीमत पे भी बेचने के लिए रजामंद हो जाता है। जी ठीक है, इतनी कम कीमत पे तो मैं नहीं बेच सकता था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये लो आपको मैंने बेच दिया। ऐसा होता है ना, अमूमन दुकानदार हमें कहते हैं कि जी मैंने सुबह से नहीं सेल किया, तो आप आए हैं तो चले मैं आपको इनकार नहीं करूंगा, ये लें आपको मैं सेल कर रहा हूं। समटाइम वो फाइनेंशियल लिक्विडिटी को फेस कर रहा हूं, समटाइम आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स हो जाती है। कुछ इस सिचुएशंस के अंदर वो रिजर्व प्राइस से कम पे भी सेल लॉस में करने, भी जा सकते हैं? ठीक है। मैं एक और सर वो लॉस सिचुएशन में में भी जा सकते हैं? उसके बाद आप मुझे बताइएगा। बाजू का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, गवर्नमेंट प्राइसेस फिक्स कर देती है कि भाई आपने मार्केट में इस प्रोडक्ट को इससे ज्यादा पे तो बेचना ही नहीं है, अगर किसी ने बेचा तो उसके अगेंस्ट हम कोई पीनल एक्शन ले लेंगे। तो अब उस सिचुएशन में भी उनको उससे जो प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी उस पर सेल करना पड़ेगा। ये स्टेट ऑफ लॉस कहलाते हैं। जी बच्चे, बात समझा पाया हूं मैं आपको? यस सर। जी चले जी बच्चे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई का। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़ने वाले। सबसे पहले बच्चे सिट्रस पैरिबस, when the price of a commodity increases, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाने लगा।
गौर से बात को समझना। आप सब लोगों ने ये समझना है कि आप शॉपकीपर, आप बिजनेसमैन, सेल प्राइस, कॉस्ट। एक प्रोडक्ट है 12 रुपीज की बिक रही है, कॉस्ट 10 रुपए है, बताइएगा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा इसमें? सभी लोगों ने बताना है मुझे जल्दी से। शाबाश। तो वो होगा सर 2 होगा सर। जी बिल्कुल ठीक हो गया 20%। जी। 2 रुपीज का 12 में से 10 लेस करेंगे 2, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, अगर इसकी प्राइस 14 रुपीज हो जाए, कॉस्ट 10 ही दे, तो अब आप मुझे बताएं इसका प्रॉफिट क्या होगा? 4 सर। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, जिस प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, अब मिसाल के तौर पे 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो? 10 प्रोडक्ट्स। इनमें से एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज कर गया, आप मुझे बताइएगा जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, आपकी कोशिश ये होगी कि मैं उसको ज्यादा बेचूं या कम बेचूं? ज्यादा। ज्यादा सर। आपको समझ आ गई बात की? यही बात है। तो अब मुझे बताइएगा, जब प्राइस बढ़ेगी तो सेलर की कोशिश क्या होगी? वो कम बेचे इस प्रोडक्ट को या ज्यादा? ज्यादा। The quantity supplied of that commodity also increases. Also increases. अच्छा, अब इसके बाद and vice versa. तो ये स्टार्ट में क्या लिखा है? सिट्रस पैरिबस, हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था। सिट्रस पैरिबस लैटिन वर्ड है। जब भी कोई कानून होता है तो कानून की कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं कि ये कानून एक खास हालात के अंदर ही अप्लाई हो सकता है, उन हालात के अलावा ये कानून अप्लाई नहीं हो सकता। हम कहते हैं वो हालात बरकरार रहे, उन हालात में कोई तब्दीली ना आए, उनमें कोई चेंजेस ना आए, उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन सेम, और समटाइम हम कह देते हैं सिट्रस पैरिबस। ये लैटिन वर्ड है। ठीक है जी बच्चे, तो क्या मतलब हुआ? बाकी हालात, जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं, वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, सेलर उसको ऑफर टू सेल ज्यादा करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है? अगर इसकी कीमत कम हो जाती है, सेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो क्या सेलर की कोशिश होगी वो इस प्रोडक्ट को बेचे? आप किसी शॉप पे जाते हैं, जाके आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप किसी शॉप पे गए, आपने टाइल्स बाय करनी है अपने घर के लिए। अब आप देख रहे हैं, आपने पसंद करनी है, वो सेलर को समझ में आ गई है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट विच प्रोडक्ट यू सपोज टू बाय। अब वो क्या कहेगा आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो कहूंगा ये सिलेक्ट कर लें, ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मेरे पास इसमें स्टॉक में बहुत कम पड़ी हुई है, आपको मार्केट में मिलेगी नहीं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मेरी जो सी मर्जी प्रोडक्ट बाय करें आप, तो मुझे तो प्रॉफिट ही मिलना है। आप कंफ्यूज ओके, अब आपने ये सिलेक्ट करना है कि मैं इसको बाय करूं या ना करूं। आप कहते हैं जी मैं जा रहा हूं, मैं जरा मार्केट सर्च करके आया। वो कहते हैं ठीक है आप चले जाएं, लेकिन कोई कस्टमर आया तो ये मेरे पास लास्ट स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको सेल कर देना, मैं आपका वेट नहीं करूंगा। आप कहते हैं नहीं 5 मिनट तो वेट कर लें, बस मैं भी आया। आपने कहा नहीं आप चले जाएं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई कस्टमर आया तो मैं इस तरह से सेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है ना बच्चे? तो बच्चे क्या है, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा,
और सेलर की ये कोशिश होगी वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल करे। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। अच्छा, वाइस वर्सा का मतलब क्या? प्राइस कम हुई, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। डेफिनेशन समझा पाए हो? चलिए बच्चे, अब इसके लिए हम इसका टेबल समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपलिसिटी के लिए मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करूंगा वो स्ट्रेट लाइन के लिए करूंगा। प्राइस, क्वांटिटी। क्वांटिटी बचे इन यूनिट्स। बचे लेट्स सपोज कीमत 2 रुपए है, सेलर ऑफर टू सेल 20 यूनिट्स का, कीमत 4 रुपए हो गई। 4 रुपए के बढ़ने की वजह से, कीमत के बढ़ने की वजह से मुझे बताइएगा सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? शाबाश, सेलर ऑफर टू सेल 40 यूनिट्स कर रहा है, कीमत 6 रुपए हो गई, सेलर ऑफर टू सेल यूनिट ज्यादा कर रहा है, कीमत 8 रुपए, सेलर ऑफर टू सेल यूनिट मजीद बढ़ा दिए, कीमत 10 रुपए, सेलर ऑफर टू सेल 100 यूनिट्स कर। तो देखें जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जा रही है सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, वो ऑफर टू सेल ज्यादा यूनिट्स कर रहा है। अब बच्चे हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो ये सारा कॉस्ट की वजह से होगा ना? कॉस्ट की वजह से? मैं समझा नहीं आपकी बात। तो जितना ज्यादा खर्चा होगा चीज पे उतनी फिर ज्यादा होगी उसकी क्वांटिटी। खर्चा नहीं, प्रॉफिट मार्जिन। हमने देखें कॉस्ट को तो चेंज ही नहीं किया, कॉस्ट तो अदर फैक्टर्स है। देखिएगा कॉस्ट यहाँ पे भी 10 थी, यहाँ पे भी मैंने एज्यूम किया 10 है। अगर कॉस्ट भी चेंज होगी तो प्रॉफिट मार्जिन में तो चेंज आ जाएगा उसके, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि सेल प्राइस 12 रुपीज है, अब यहाँ पे 14 होगी, कॉस्ट रिमेन सेम, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, ये अदर फैक्टर है। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब प्रॉफिट मार्जिन देखें, सेलर का यहाँ पे 2 था, यहाँ पे सेलर का प्रॉफिट मार्जिन 4 बढ़ गया है। अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, वो ऑफर टू सेल यूनिट ज्यादा करेगा क्योंकि इस प्रोडक्ट में उसे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा। तो हमने कॉस्ट को तो कंसीडर नहीं करना, ठीक है जी बच्चे? अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी को, और वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं प्राइस को। अच्छा बच्चे, क्वांटिटी में बच्चे 20 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 80 यूनिट्स एंड लास्ट वन 100 यूनिट्स। अच्छा बच्चे, प्राइस 2 रुपीज, 4 रुपीज, 6, 8 एंड लास्ट वन 10। अच्छा बच्चे, अगर प्राइस 2 रुपीज है, इस प्राइस पे सेलर ऑफर टू सेल कितने यूनिट कर रहे हैं? 20। अच्छा बच्चे, प्राइस 4 है, सेलर ऑफर टू सेल 40 यूनिट्स, प्राइस बचे 6, अब 6 प्राइस पे सेलर ऑफर टू सेल 60 यूनिट्स कर रहा है। इसी तरह से बच्चे प्राइस 8, सेलर ऑफर टू सेल 80 यूनिट्स, और लास्ट वन बच्चे प्राइस 10 है, सेलर ऑफर टू सेल यूनिट्स कर रहा है 100। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे पॉइंट्स टू पॉइंट। तो बच्चे ये कर्व है सप्लाई कर्व, एसएस, ए बी सी डी एंड लास्ट वन ई पॉइंट। तो बच्चे ए पॉइंट पे प्राइस 2 रुपीज, सेलर ऑफर टू सेल 20 यूनिट्स कर रहा है। जैसे ही प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ी, सेलर ने ऑफर टू सेल यूनिट्स बढ़ा दिए क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। बी पॉइंट पे अगेन अगर प्राइस बढ़ गई 4 रुपीज से 6 रुपीज,
उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, उसने ऑफर टू सेल यूनिट मजीद बढ़ा दिए एट पॉइंट सी ऑन द सेम सप्लाई कर्व एसएस। अगेन अगर प्राइस बढ़ गई, प्राइस के बढ़ने से सेलर ने ऑफर टू सेल यूनिट्स बढ़ा दिए। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा अब सिचुएशन, अगर प्राइस 10 रुपए से कम होके 8 रुपए हो जाए, सेलर पहले यूनिट सेल कर रहा था 100, अब वो कितने करेगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, अब वो ऑफर टू सेल 80 यूनिट्स कर रहा है। तो जब प्राइस 10 रुपए से कम होके 8 रुपए हो गई, प्राइस कम हो गई, सेल प्राइस, सेलर ने ऑफर टू सेल क्वांटिटी सप्लाई कम कर दी प्रॉफिट मार्जिन के रिड्यूस होने की वजह से। तो बच्चे इन सप्लाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो सप्लाई का फंक्शन कैसे बनता है, क्वांटिटी सप्लाई इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस। अच्छा बच्चे, क्वांटिटी सप्लाई इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस। तो ये पॉजिटिव का साइन क्या शो कर रहा है कि क्वांटिटी सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मींस अगर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। दोनों का रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियर हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब इसके लिए जो स्लोप बनती है, इस स्लोप को हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। ये कौन सी स्लोप है जी, पॉजिटिव स्लोप। अ कर्व दैट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक ऐसा कर्व जो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक ऐसा कर्व जो लेफ्ट से राइट मूव करेगा बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसी स्लोप को हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। अ कर्व दैट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अपवर्ड डायरेक्शन, उस कर्व की स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप। जी बच्चे मुझे बताइएगा, बात समझा पाया हूं मैं आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो बच्चे इसका हमने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझा, फिर हमने बच्चे अपने इसका टेबल बनाया, डायग्राम, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने साथ ही आपको समझा। अच्छा अब एक बात और याद रखिएगा, एक्चुअल शेप नोट है, ये याद रखना है। जो एक्चुअल शेप होती है ना सप्लाई की, वो पॉजिटिव स्लोप नहीं होती, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव ही होती है। जी जागना है, बताइएगा मुझे, जैसे मैंने डिमांड में आपके साथ डिस्कस किया था। बताइए, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट बच्चे। वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। जी बिल्कुल ठीक है जी, एक्सीलेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं और इन बातों को याद भी रख रहे हैं। अच्छा बच्चे, ये स्लाइटली कर्व्ड शेप होती है, एसएस। बिल्कुल ठीक हो गया, जो बात मैं बताना चाह रहा था आपने वो सही पिक की है, और कंफ्यूज नहीं हुए मेरी बात से। स्लाइटली कर्व्ड होती पॉजिटिव ही है, ये बात नहीं भूलनी है। पॉजिटिव स्लोप होती है बट स्ट्रेट लाइन नहीं होती, जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, डिमांड की स्लोप नेगेटिव होती है बट स्ट्रेट लाइन नहीं होती, स्लाइटली कर्व्ड होती है। तो इसकी कर्व शेप ऐसी बनानी है। ये भी बच्चे बात क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम? तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूजुअली जो शेप बना देते हैं सप्लाई के लिए, वो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। कोई सवाल, कोई बात पूछना चाहते हो बच्चे? कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की? सर वो जो आपने रिलेशन लिखा था ऊपर, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दें दोबारा। बच्चे क्वांटिटी सप्लाई का प्राइस के साथ
डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पहली बात तो ये है कि क्वांटिटी सप्लाई किसका फंक्शन है? प्राइस का। प्राइस में चेंज आएगा, क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा, इन दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इनका रिलेशनशिप है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगी, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। प्राइस अगर डिक्रीज करेगी, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया जी? कोई थैंक यू सर। कंफ्यूजन? कोई इशू नहीं जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, इनको एक दफा सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है जी बच्चे। ये रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, और उसके कुछ फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, ये है बच्चे लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आज मेरे पास बुक का चैप्टर नहीं, मैं बुक का चैप्टर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे क्लास में। सर क्वेश्चन है। जी बच्चे पूछे। सर सेलर लॉस में भी हो सकता है अगर मतलब उसकी चीजें नहीं सेल हो रही और वो रिजर्व प्राइस बहुत ही कम रख देता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ना हो और कॉस्ट प्राइस से भी कम हो जाए, तो वो लॉस में भी हो सकता है। जी बच्चे, बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट तो नहीं होता, बिजनेस को लॉस भी तो सम टाइम बेयर करना पड़ सकता है ना। बिजनेस का रिस्क है ना बिजनेस को। यस सर। आपने स्टार्ट किया होगा बिजनेस को पढ़ना, तो आपने ये भी डिस्कस किया होगा कि बिजनेस को क्या लेना पड़ता है? हमेशा रिस्क लेना होता है। इसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट हम कंसीडर करते हैं डाउन साइड रिस्क को, क्योंकि रिस्क जो होता है वो बोथ साइड हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे होते हैं बिजनेस के केस में डाउन साइड रिस्क। ये रिस्क नहीं है मैं बिजनेस करने लगा हूं, हो सकता है मुझे कहीं प्रॉफिट ही ना हो जाए। नहीं, ये रिस्क नहीं लेना। रिस्क क्या लेना है? रिस्क ये लेना है कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, उसको ओवरकम कैसे करना। बिल्कुल इसी तरह से बच्चे, जैसे हम आई कैप का एग्जाम देते हैं तो हमें डर किस चीज का है? हम फेल ना हो जाएं, हमें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हमें इस चीज का डर नहीं है कि कहीं हम पास ही ना हो जाए। ठीक है ना बच्चे? तो इसमें डाउन साइड नेगेटिव रिस्क हम कंसीडर कर रहे हैं। तो बिजनेस में हमेशा पॉजिटिव रिस्क नहीं लिया जाता है, ये रिस्क लॉस का रिस्क होता है। जो बिजनेसमैन होता है, प्रोप्राइटर होता है, उसको ये रिस्क लेना होता है। तो बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न नहीं करता, समटाइम बिजनेस को लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। ठीक है जी, लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है जी। एक बच्चे का और सवाल है, मैं 1 मिनट पढ़ लूं, उनका जवाब है जी, काइंडली आंसर कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है जी, लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप पढ़ा था। सही कहा जी आपने अनस साहब। जी बच्चे, आपको मेरी बात समझ में आ गई थी अभी जिस बच्चे ने सवाल पूछा? यस सर। जी, किसी और बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? बच्चे ये स्टेटमेंट सर सर एक सवाल है। जी जी पूछें पूछें जनाब। ये सर ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को अगर मिक्सअप कर दें तो इनमें तो सर बहुत सी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी हमें। कैसी कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगी? जैसे लॉ ऑफ डिमांड में अगर प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। जी ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइस कम हो तो डिमांड ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कैसे? मतलब अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर दें। नहीं देखें, आप ना चीजों को मिक्स इस वजह से करेंगे कि जब आप ये सोचेंगे लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हुए कि लॉ ऑफ सप्लाई का बिहेवियर क्या होगा। अभी हम इंडिपेंडेंट थ्योरीज पर, लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी हमने इंडिपेंडेंटली पढ़ी, लॉ ऑफ सप्लाई की थ्योरी भी हमने इंडिपेंडेंटली पढ़ी। जब हम मार्केट की सिचुएशन डिस्कस करेंगे तो मार्केट में इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करेंगे, तभी तो हम मार्केट के बारे में पढ़ पाएंगे। और हमारा थर्ड वन टॉपिक सप्लाई जैसे ही मुकम्मल होगी, हमने पढ़ना ही यही है कि अब दोनों फोर्सेस मार्केट में कंबाइन करके पढ़नी है हमने, कि भाई सेलर ने अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा ऑफर किया कीमत के बढ़ने की वजह से, जरूरी नहीं है वो सारी प्रोडक्ट कंज्यूमर बाय भी करे मार्केट में। ठीक है ना बच्चे? तो हम मार्केट में क्या सिचुएशन होगी उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे।
अभी फॉर द टाइमिंग आपने इंडिपेंडेंटली लॉ ऑफ सप्लाई की थ्योरी को पढ़ना है, इसको लॉ ऑफ डिमांड के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है ना। और ये नॉर्मल बिहेवियर है, जब मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहा होता हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होती, जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ लॉ ऑफ सप्लाई तो बच्चों के माइंड में ये सवाल पैदा होता है। तो जब मैं मार्केट पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस करनी शुरू करूंगा, तो आपकी ये सभी कंफ्यूजन इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। आपने अभी ये नहीं सोचना कि कंज्यूमर क्या करेगा, अभी ये देखना है आपकी कोशिश क्या है, और उसके लिए सेलर क्या करेगा वो बातें आप सीखेंगे। यही तो आपने बातें सीखनी है बिजनेस एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों को तो आपने जानना है, ठीक है जी। चलिए जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे assumptions of law of supply, assumptions पढ़नी हमने लॉ ऑफ सप्लाई की। assumptions कौन से फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, हमने कहा था वो फैक्टर्स जो कांस्टेंट रहे ना चेंज हो, क्या हो, कांस्टेंट, चेंज ना हो तो लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। उन फैक्टर्स को हम कहते हैं assumptions of the law of supply। बताइएगा मैं बात समझा पाया हूं, आपको याद है ना, those factors which remain constant or do not change, तो फिर ही ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई वुड नॉट अप्लाई, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो पाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई डू नॉट होल्ड गुड, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ही नहीं होगा अगर ये फैक्टर्स चेंज हो गए। अब उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस की थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। अब देखिएगा ये एग्जांपल है, ये आपके सामने। अगर इस सिचुएशन में मैं कह दूं कि कॉस्ट 12 रुपीज की हो गई है, अब मुझे बताइएगा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा यहां पे, 2 रुपए का। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन में कोई चेंज आया? नहीं। अब सेलर ऑफर टू सेल ज्यादा यूनिट करेगा क्योंकि उसे इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में कोई फर्क नजर आ रहा है, मुझे बताइएगा। यहां पे भी उसको उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, यहां पे भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको कोई फायदा मिल रहा है, बताएं मुझे। अब क्या इस सिचुएशन में उसे ज्यादा ऑफर टू सेल यूनिट करने चाहिए? नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई तो अप्लाई नहीं हो रहा। लॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्या चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई है। समझ आ गई बच्चे? हाँ जी, पहली बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहला क्या है, हमारी अजम्पशन क्या है, देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सही है जी बच्चे? चले जी, मैं अब आपको एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। सिंपल से एग्जांपल डिस्कस करूंगा ताकि आसानी से बात को समझाया जा सके। हम मैनुअल वर्क करते हैं और हम स्प्रिंग बना रहे हैं, पूरा दिन काम करते हैं और हम टोटल 8 स्प्रिंग बना पाते हैं मैनुअल वर्क करने के बाद। हमें ऑटोमेटिक मशीनरी मिल गई, उसमें जस्ट हमें वायर इंसर्ट करनी है, डाई बनी हुई है और हमें बटन प्रेस करना है। वो मशीनरी खुद ब खुद प्रोडक्शन करेगी और उसके 8 स्टेप्स जितने भी हैं उसकी प्रोसेसिंग है वो पूरी की पूरी वही परफॉर्म करेगी। पूरे 8 आवर्स के अंदर यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो गए 5 डजन, 60 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। अब आप मुझे बताइएगा, सेलर ऑफर टू सेल पहली सिचुएशन में 8 यूनिट्स ऑफर टू सेल कर रहा है, फर्स्ट वन सिचुएशन में कितने ऑफर टू सेल कर रहा है, 8 यूनिट्स। अब कितने कर रहा है, 60 यूनिट्स। मुझे बताएं ये सप्लाई बढ़ी तब बढ़नी चाहिए थी, लॉ ऑफ सप्लाई ने कहा था सप्लाई तब बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ जाएगी। अब मुझे बताएं इस सिचुएशन में प्राइस बढ़ी है? नहीं। फिर किसमें चेंज आ गया? शाबाश, बिल्कुल सही, टेक्नोलॉजी में बच्चे चेंज आ गया है। किसमें चेंज आ गया? नई मशीन, टेक्नोलॉजी। पहले वर्क हो रहा था मैनुअल, अब वर्क हो रहा है थ्रू ऑटोमेटिक मशीनरी। ठीक हो गया जी बच्चे? तो हमारी अजम्पशन क्या है कि टेक्नोलॉजी में भी चेंज ना आए तो तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा।
मुझे बताएं, ये बात समझा पाया हूं मैं आपको? दूसरा दोबारा कॉन्सेप्ट बता दें। जी मैं दोबारा बता देता हूं बच्चे, जी मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चे, सुनिएगा मेरी बात गौर से। एक प्रोड्यूसर जब उसके पास मैनुअल वर्किंग हो रही थी तो वो 8 यूनिट सिर्फ बना पा रहा था उसके। जब उसके पास मशीनरी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी की मदद से उसने यूनिट्स प्रोड्यूस कर डाले 60 यूनिट बना दिए। लॉ ऑफ सप्लाई ने कहा था कि सेलर ऑफर टू सेल यूनिट तब ज्यादा करेगा जब कीमत बढ़ेगी। यहां पे तो कीमत में कोई चेंज नहीं आया, यहां पे तो सप्लाई बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई आपके पास, नई टेक्नोलॉजी, इंप्रूव टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई बढ़ गई। तो क्या इस सिचुएशन में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो पाया? बताएं मुझे। नहीं हो पाया। नहीं सर। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। हम चाहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो, तो फिर हमें क्या अजम्पशन लेनी पड़ेगी? हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी में चेंज ना ना आए, और अगर टेक्नोलॉजी में चेंज ना आए तो फिर ही लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो पाएगा। मुझे बताएं, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? किसी बच्चे को कोई जी कंफ्यूजन? अच्छा बच्चे, थर्ड वन, क्लाइमेट चेंज हो गया है। अब मुझे बताइएगा, फिश की सप्लाई बढ़ रही है कम हो रही है? सर बढ़ रही। बढ़ रही है, तो क्लाइमेट चेंज हो गया। इसी तरह से बच्चे हम कह देते हैं, मुझे बताइएगा विंटर क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ सर रही बढ़ है, रही। उसकी डिमांड भी ज्यादा है। इसी तरह से कॉफी की डिमांड ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ठीक हो गया जी ज्यादा। बच्चे? तो वेदर, क्लाइमेट की वजह से भी। अब अगला कॉन्सेप्ट है, ये जो अगले कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, वो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। ये पूरा नेम है चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। पूरा नेम लिखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे डिटेल आपको समझाना है, फिर ही आपको ये बात समझ में आ पाएगी कि सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन का पहले पता होगा, तो फिर ही आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कैसे इस सिचुएशन में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है जी बच्चे? तो बच्चे जितना भी पढ़ा आपने, इसको अच्छे तरीके से रिकॉल कीजिएगा। कल से हम इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लेक्चर और वो पीडीएफ